कर लिया, जड़ कर लिया, तना कर लिया, पत्ती कर ली, फूल कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको फूल से संबंधित कुछ बातें बता रही थी। मैं आपको परागण के बारे में बता रही थी कल, पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन हमने कल पढ़ लिया था कि भाई जो नर होते हैं, नर के पास एंथर होता है, एंथर में परागकण बनते हैं, परागकण उड़कर मादा पुष्प के पास पहुंचते हैं, मादा पुष्प के स्टिग्मा से जाकर चिपक जाते हैं, फिर ओवरी में जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी स्माइलीज आप बना रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आओ अब पढ़ो। ठीक है, तो फिर ये फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जो अंडाशय होगा उससे फल बनेगा, और जो बीजांड होगा उससे बीज। कल की क्लास में बातें करी थी। अब कभी आपको पूछ ले कि जो परागण की क्रिया होती है ये किन किन माध्यम से होती है, यानी जो नर के पास परागण होते हैं उनको किन किन माध्यमों के द्वारा मादा पुष्प तक पहुंचाया जाता है। तो बेटा परागण की क्रिया जो होती है ना, ये लगभग 6 माध्यमों से होती है। पहला है भाई जल के द्वारा, यानी भाई मान लो कोई पेड़ है, कोई पेड़ नदी के किनारे खड़ा हुआ है, उस पेड़ पर जो पुष्प है, फूल है, उनके अंदर जो नर वाला भाग है उनमें बन रहे हैं परागकण, तो वो सारे परागकण झड़कर नीचे पानी में गिर गए। अब पानी उसको बहाकर अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मादा पुष्प के पास पहुंचा देगा पानी, यानी बहाकर ले गया परागकणों को। और जब कभी वो पानी दलदली इलाकों में पहुंचेगा, वहां की मिट्टी सूख जाएगी, तो उन परागणों को हवा उड़ाकर मादा पुष्पों तक पहुंचा देगी। तो हो सकता है जल के द्वारा भी परागण। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि जब परागण की क्रिया पानी के द्वारा होती है उसको क्या कहते हैं, तो आप बताओगे हाइड्रोफीली। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फीली का मतलब होता है परागण। तो बेटा जब परागण पानी के द्वारा होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफीली। करके आ जाओगे। दूसरा आपको पूछ ले कि जब परागण वायु के द्वारा होता है, यानी कि हवा चल रही है और हवा बहुत तेज चली, आंधी तूफान या हवा चल रही है भीनी भीनी, पेड़ हिल रहे हैं, पेड़ों के अंदर जो परागकण बन रहे हैं वो भी नीचे झड़ गए और हवा उनको बहाकर लेकर चली गई दूसरे फूलों के पास। तो भाई वायु के द्वारा भी होता है परागण। वायु परागण को बोला जाता है एमनोफीली। प्यारे बच्चों, पूछा गया है कई बार कि जब परागण की क्रिया में वायु भाग ले या वायु द्वारा जब परागण होता है तो उसको क्या कहते हैं, आप बताओगे एमिनोफीली। बेटा कीटों के द्वारा भी होता है परागण, जैसे मधुमक्खी हो गए, भंवरे हो गए, ये फूलों पर बैठते हैं, उनका रस पीते हैं, तो इनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं। और मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठती है, तो एक फूल के परागण वो दूसरे फूल के पास ले जाती है, मादा पुष्प के पास। तो परागण इंसेक्ट यानी कीटों द्वारा भी हो सकता है, तो इसको बोला जाता है एंटोमोफीली। प्यारे बच्चों, तो ये भी पूछा गया है कि कीटों द्वारा परागण क्या होता है, एंटोमोफीली होता है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा? प्रैक्टिस सेट नहीं होगा अब, क्योंकि उस टाइम पर मेरी अब चल चुकी है क्लास। ठीक है, चलो अब आ जाओ पक्षियों द्वारा परागण पूछ ले। भाई पक्षियां क्या करते हैं, कई बार फूलों पर बैठते हैं और फूलों के अंदर, जैसे हमिंग बर्ड तुमने देखी होगी, हमिंग बर्ड क्या करती है, फूलों का रस पीती है, या फूलों के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको पकड़ती है अपनी चोंच से, तो कई बार उनकी चोंच पर चिपक जाते हैं जो परागकण होते हैं, और जब वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर ऐसे कीड़ों को खाएगी तो परागण पहुंचा देती है एक फूल के दूसरे फूल पर। तो कीटों पक्षियों द्वारा जो होता है वो होता है ऑर्निथोफीली। प्यारे बच्चों, बता दोगे? बेटा चमगादड़ भी यही काम करती हैं। कई बार चमगादड़ भी फलों का रस पीती हैं, फलों को खाती हैं पेड़ों पर रहकर, तो उन जब वो फूलों पर बैठती हैं तो फूल के जो परागण है उनके पैरों पर या उनकी त्वचा पर चिपक जाते हैं, जिससे वो इस तरीके से परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल पर ले जाने का काम करती हैं। और चमगादड़ों द्वारा जो परागण होता है उसको बोलते हैं चिरोप्टोफिली। ठीक है, चिरोप्टोफिली। प्यारे बच्चों, अब एक है घोंघों के द्वारा, घोंघे यानी स्नेल, जिसको बोलते हो मैल्कोफिली। जो घोंघे होते हैं शंख वगैरह में निकलते हैं, समुद्र के किनारे जो पेड़ होते हैं उनमें जो परागण की क्रिया होती है बेसिकली वो घोंघे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? जल्दी खत्म होगा। अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। बेटा कृष्णकांत, बहुत अच्छा पेपर जाए आपका, जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है,
जल्दी बायोलॉजी खत्म होगी जितेंद्र जी, ये चीजें याद रख लेना। आ जाओ, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ और टर्म। बेटा एमपी पुलिस का पेपर हुआ था, वहां इससे संबंधित कुछ चीजें पूछी गई थी, तो आपको आपके पेपर में भी पूछी जा सकती हैं कि एक एक टर्म है बेटा जिसको बोलते हैं पूर्ववर्तता, यानी प्रोटोनेंड्री। प्रोटोनेंड्री क्या होता है? प्रोटेंड्री का मतलब होता है कि जब पराग कोश पहले विकसित हो जाए। देखो एक बात सुनो, इधर देखो भाई, ये एक फूल है, ये एक फूल है, ठीक है। अब इस फूल के अंदर आप लोगों को पता है कि नर भाग भी है और मादा भाग भी है। मान लो ये नर वाला भाग है, कल मैंने आपको बताया था ऐसा दिखता है नर, और मान लीजिए ये है भाई मादा वाला भाग, ये है मादा वाला भाग, ठीक है। अब जब नर वाला भाग, ये जो नर वाला भाग है, नर का ये जो एंथर है, ये पहले विकसित हो जाए। किसी फूल में जब नर और मादा अंग बन रहे हैं, तो पहले कौन सा अंग बन जाए? पहले नर वाला, नर की जो पुंधानी है वो विकसित हो जाए। तो पहले पुंधानी विकसित हो जाए, इस चीज को या इस घटना को बोला जाता है प्रोटोएंड्री। क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री, यानी पूर्ववर्तता, ठीक। तो पराग कोश पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो उस तकनीक को या इस घटना को क्या कहा जाता है? आपको एग्जाम में पूछेगा, आप बता दोगे पूर्ववर्तता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक और टर्म है स्त्री पूर्ववर्ता। देखो स्त्री आ गया, इसका मतलब नर से पहले मादा के अंग विकसित हो जाएंगे, और मादा का अंग कौन सा होता है? वृत्तिकार्ग। तो वृत्तिकार्ग पराग कोश से पहले परिपक्व हो जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रोटोगैमी, ठीक है, प्रोटोगैमिनी। इसको भी याद रखना। इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें मादा से पहले परागकोश विकसित हो जाता है। आप बताओगे सॉल्विया। कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें मादा पहले विकसित हो जाती है? तो मैगेलेनिया। ये भी आपको पूछे जा सकते। समझ में आई ना बात? क्लियर बेटा? तो ये दोनों टर्म बहुत अच्छे से याद रखना कि जब नर पहले विकसित हो जाए उसको बोलते हैं पूर्ववर्तता, और जब मादा पहले विकसित हो जाए उसको बोलते हैं स्त्री पूर्ववर्तता। तो स्त्री पूर्ववर्तता में तो स्त्री नाम देखते ही समझ में आ जाएगा कि भैया मादा पहले बन रही है, मादा अंग पहले बन रहे हैं, बाद में नर अंग बन रहे हैं। जब मादा अंग पहले विकसित हो जाए उसको बोलते हैं स्त्री पूर्ववर्तता, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अब आ जाओ आगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई एक लिंगी और द्विलिंगी पादप कौन से होते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी पादप कौन कौन से होते हैं? तो बेटा बड़े ध्यान से सुनना इस चीज, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से टपक सकता है आपके एग्जाम में। देखो सबसे पहले बात करते हैं मोनोशियस। मोनोशियस को बोलते हैं हिंदी में द्विलिंगी बेटा, और मोनोशियस का ही दूसरा नाम बायसेक्सुअल भी होता है, बायसेक्सुअल, ठीक है, या मोनोशियस या बायसेक्सुअल। देखो ये दोनों एक ही चीज है, याद रखना। मोनोशियस को ही बायसेक्सुअल बोलते हैं, यानी द्विलिंगी। बाय का मतलब क्या होता है? दो, सेक्सुअल मतलब लिंगी, दो लिंगी पादप। अब दो लिंगी पादप कौन होंगे? जिन पर दोनों के दोनों लिंग एक ही पौधे पर जब हो, तो लिखा हुआ है देखो, नर व मादा युग्मक एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी। जैसे कि भाई ये एक पौधा है, भाई ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है आपका। अब इस पौधे पर क्या हो रहा है बेटा? इस पौधे पर लग रहे हैं कुछ फूल। मान लीजिए कुछ फूल यहाँ लगे हैं और कुछ फूल यहाँ लगे, ऐसे करके। तो ये एक ही पौधा है, आपको दिख रहा है एक ही पौधा है। किसी पौधे पर ये है मादा पुष्प और बेटा ये है नर पुष्प। तो जब एक ही पौधे पर मादा और नर दोनों फूल हो, कुछ फूल मादा हो कुछ फूल नर हो, ठीक है, कुछ फूल फीमेल की तरह काम करें और कुछ फ्लावर जो है वो मेल की तरह काम करें, तो ऐसे पौधों को बोला जाता है मोनोशियस। क्या बोलते हैं? मोनोशियस प्यारे बच्चे, या इन्हीं का नाम होता है बायसेक्सुअल। इन्हीं का नाम होता है बायसेक्सुअल, यानी द्विलिंगी। द्विलिंगी
समझ में आ गई बात? तो ऐसे पौधे जिन पर नर और मादा दोनों हो, उनको बोलते हैं हम लोग मोनोशियस यानी बायसेक्सुअल। क्लियर? आ जाओ बात करते हैं अगली टर्म की। बेटा जो दूसरा है डायोशियस, इनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, मतलब एक लिंगी। मतलब एक ही लिंग होगा, एक पौधे पर एक ही लिंग, या तो नर या मादा। तो नर व मादा युग्मक अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं। अब मान लो भाई ये दो प्लांट है, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, ठीक है। अब एक पौधा ये है, तुमने दिख रहा है तुम्हें एक पौधा ये है भाई, ठीक, मैम जी दिख गया, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, ये रहा। तो भाई दो पौधे हैं, दो पौधे हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक। अब ये जो दो पौधे हैं, इनमें से एक पौधे पर, इस पर तो बन रहे हैं नर, इस पर बन रहे हैं ये नर फूल, और इस पर बन रहे हैं बेटा मादा फूल, यहां बन रहे हैं मादा फूल। तो भाई जब एक एक पेड़ पर एक ही गैमेट आपको मिले, या तो नर ही होगा या मादा ही होगा। तो नर इस पेड़ पर है और मादा इस पेड़ पर है, तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं एक लिंगी के, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं एक लिंगी के बेटा। ये एग्जाम्पल है डायओशियस के, डायओशियस, ठीक है, क्योंकि इनमें एक पेड़ पर एक ही लिंग मिलता है, या तो नर होगा या मादा होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई या नहीं? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। क्लियर? तो मोनोशियस कौन होते हैं? जब एक ही पेड़ पर दोनों तरीके के पादप हो, नर भी हो और मादा भी हो। और डायोशियस जब एक पेड़ पर एक ही गैमेट हो, यानी कि नर ही होगा या मादा ही हो। तो यहां से पोलन ग्रेन नर से उड़कर आएंगे, उड़कर पोलन ग्रेन ऐसे यहाँ पहुंचेंगे मादा वाले फूल के पास। तो यहाँ पर जो वो होगा पोलिनेशन, वो होता है क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पर होगा क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन होगा, यानी यहाँ माध्यम की जरूरत पड़ेगी। कोई हवा, कोई कीट, कोई चमगादड़, कोई पक्षी उड़ाकर इन पराग कणों को नर से मादा तक ले जाएगा। तो ये होगा क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये जो मैंने आपको मोनोशियस वाला पौधा बनाया था, यहाँ पर, यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ सेल्फ पोलिनेशन होगा, स्वयं परागण। ठीक है, स्वयं परागण होगा यहाँ पर। कैसे होगा भाई? ये नर है, नर में पोलन ग्रेन बन रहे हैं ऐसे, ये नर जो है इसके पोलन ग्रेन नीचे झड़ जाएंगे और नीचे मादा फ्लावर होगा और उसके ऊपर जाकर क्या होंगे? ये गिर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और नया पौधा बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर है ये नर, मान लीजिए यहाँ पर है ये नर, नर है ये, नर भाग है, इसमें परागकण बन रहे हैं, ये परागकण ऐसे नीचे की तरफ झड़ेंगे और मादा पुष्प के अंदर चले जाएंगे, तो परागण हो जाएगा। तो जो मोनोशियस होते हैं इनमें होता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, अपने आप परागण होगा इनमें। क्लियर? अब आ जाओ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण क्या है। तो बेटा द्विलिंगी में आते हैं मक्का, कैस्टर, हीरा, ठीक है, ओक, ओक का प्लांट जो होता है, और कारा, कारा क्या है? ये शैवाल है, ये कारा एक शैवाल है बेटा। तो ये इस तरीके से क्या होंगे आप लोगों के एग्जाम्पल हो जाते हैं, किसके? मोनोशियस के। बेटा डायोशियस के पूछ ले तो पपीता बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। पपीता आपने देखा होगा, पपीता के एक पपीते के पौधे पर ही फल लगते हैं, तो जो मादा वाला पपीता है ना, उस पर ही पपीते लगते हैं, बाकी दूसरे पर पपीते नहीं लगते हैं, ठीक है। तो पपीता हो गया, खजूर हो गया, पंपकिन पेठा हो गया, मार्केंशिया हो गया प्यारे बच्चे, ठीक है, कॉटन हो गया, ये सब एग्जाम्पल होते हैं एक लिंगी। चले अब आगे,
गागर में सागर होगी बेटा 20 तारीख के बाद, ठीक है। आ जाओ अब इधर। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अब ये आपको समझ में आ गई चीजें, इनको पढ़ लेंगे आप अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक नए टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बीज या एक फल के बारे में बता दूं, फल, फ्रूट। तो अब हमने कल की क्लास में फूल के बारे में कर लिया था। आज बात करते हैं फल के बारे में। बेटा फल का जो अध्ययन होता है, फलों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को बोला जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी। और एक फल के कुछ पार्ट होते हैं, एक फल के कुछ भाग होते हैं, वो आपको पूछ सकता है। आओ बात करते हैं फल के कुछ भाग के। तो बेटा देखो, पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट, ये आपके एक फल के भाग है, ठीक है, फल के भाग। देखो एक फल कितने भाग से मिलकर बना हुआ है। जब आप किसी फल को देखते हो, जैसे ये मैंगो है, तो मैंगो पर आपने देखा छिलका होता है बाहर की तरफ। तो मान लो ये जो मैंगो का छिलका है बेटा बाहर की तरफ, सबसे बाहर, इसको क्या कहते हैं? एपिकार। क्या कहते हैं? एपिकार। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि किसी भी फल के बाहर जो छिलके जैसी परत होती है उसको क्या कहते हैं, या किसी भी फल का सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एपिकार। एपी का मतलब होता है सबसे बाहर, तो छिलका सबसे बाहर है, इसीलिए इसको बोलते हैं एपिकार, ठीक है। अब छिलके को उतार दोगे तो गूदा निकलेगा जिसको खाते हो। भाई आम का छिलका आपने चाकू से हटा दिया, अब आम का खाने वाला भाग निकल आता है, तो इसको बोलते हैं मीजोकार। यानी कि जो बीच वाला भाग है, जो खाने वाला भाग है, उसको क्या बोलते हैं? मीजोकार। ये मीजोकार्प ही होता है खाने वाला भाग। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी भी फल का कौन सा साधारण भाग है जिसको हम लोग खाते हैं, तो मीजोकार्प को हम खाते हैं बेटा, ठीक है। चलो, अब मीजोकार्प जो होता है, इसको आपने खा लिया तो अंदर आम की एक बड़ी गुठली निकलेगी, निकलती है ना आम की एक बड़ी गुठली अंदर। इस बड़ी गुठली को क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे एंडोकार्प। एंडोकार्प प्यारे बच्चे, एंडोकार्प मतलब सबसे अंदर का जो स्ट्रक्चर है, एंडोकार्प, ठीक है। तो ये होती है इसकी गुठली। तो ध्यान से सुनना, सबसे ऊपर वाली परत एपिकार, बीच में खाने वाली परत मीजोकार, और उसके अंदर गुठली वाली परत वो होती है एंडोकार। जब इन तीनों को एक साथ मिलाकर आप बोलें, इन तीनों को एक साथ मिलाकर आप क्या कहते हैं? यानी एपिकार, मीजोकार, एंडोकार, अगर इन तीनों को एक ही शब्द में आपको बोलना हो तो इनको बोल दिया जाता है पेरिकार। इनको बोल दिया जाता है बेटा पेरिकार। समझ में आ गई? तो पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प होता है एपिकार, मीजोकार और एंडोकार। एंडोकार, इन तीनों को मिलाकर बोल दिया जाता है पेरिकार। समझ में आ गई बात? चलो, अब जब तुम एंडोकार्प को भी अंदर से खोल दो, यानी जो आम की बड़ी वाली गुठली है उसको भी तोड़ दोगे, अंदर एक और छोटी सी गुठली निकलती है ना अंदर एक और छोटी सी गुठली भाई, है ना। इस छोटी गुठली के बारे में भी याद रखना, इस छोटी गुठली के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो, जिससे बेबी प्लांट निकलता है। यानी इसी एम्ब्रियो से एक नया पौधा निकलता है। जब इस गुठली को तुम जमीन में गाड़ दोगे तो उससे नया पौधा मिलेगा, तो वो कौन से भाग से निकलता है? एम्ब्रियो से निकलता है, ठीक है। समझ में आई? क्लियर? अभी कराऊंगी बेटा प्लांट हार्मोन भी। अब देखो इधर, आज मैं बोटनी खत्म करवाने की सोच रही हूँ, सुन लो जल्दी से ध्यान से बेटा। फिर इसके अंदर होता है एंडोस्पर्म, किसी से किसी भी बीज को, इसको बोलते हैं भ्रूण पोष। किसी से मिलता है बेटा किसी भी बीज को पोषण, तो किसी भी बीज को पोषण देने वाली संरचना क्या कहलाती है? आप बताओगे। किसी भी बीज को पोषण देने वाली संरचना कहलाई जाती है एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। इसी में खाना जो है ना, खाना इसी में संचित होता है। जो एक बीज होता है
वो अपने लिए जो खाना संचित करता है वो एंडोस्पर्म के अंदर ही करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बीज की कौन सी संरचना भोजन का संचय करती है, खाने को संचय करती है, तो आप बताओगे एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष इसको हिंदी में बोलते हैं, भ्रूणपोष। ठीक है, चलो। और बाहर की तरफ एक सीड कोट होता है, यानी बीज, बीज के चारों तरफ एक कोट होता है, आपको पता है, जो बीज को ढके रखता है। तो ये सारी संरचनाएं आपको फल से पढ़नी है बेटा। ठीक है, अब फल मोस्टली आपको पढ़ने हैं। दो स्पेशल तरीके के फल होते हैं, एक होता है बेटा सत्य फल और एक होता है बेटा असत्य फल। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक नजर जरूर डालकर जाना पेपर में जब जाओगे, सत्य फल कौन सा होता है और असत्य फल कौन सा होता है। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। देखो, जब मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई फल बनेगा, तो फल डायरेक्ट बन जाएगा क्या? पहले तो पेड़ पर फूल आते हैं ना, फूल आएंगे, है ना। तो फूल के अंदर ये जो मादा वाला भाग है, फूल के अंदर ये जो मादा वाला भाग होता है, ये मादा भाग है। ये क्या है? ओवरी, अंडाशय है बेटा। तो ये अंडाशय ही क्या बनाएगा? फल। इस अंडाशय से ही बनेगा भाई फल। ठीक है, तो ऐसे फल जो केवल इस अंडाशय में रूपांतरण से बन जाएं, ऐसे फल जिनको बनाने का काम कौन करता है? ये ओवरी करती है, केवल अंडाशय। तो केवल अंडाशय में रूपांतरण से बने फल क्या कहलाते हैं? सत्य फल। वही बात हमने यहाँ लिखी है कि जो अंडाशय रूपांतरण से बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं बेटा सत्य फल। एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ सकता है कि सत्य फल कौन से फल होते हैं? जो अंडाशय रूपांतरण से बनते हैं, जो अंडाशय रूपांतरण से नहीं बनते, जो अंडाशय के साथ साथ दूसरे पार्ट से भी बनते हैं, ऐसे करके दे देगा आपको। ठीक है, तुम्हारी भी सुन रही हूं मैं, और तुम्हारी सुनती रहूंगी तो भी सिलेबस कैसे पूरा होगा ये बताओ। बच्चे हैं हिंदी वाले पढ़ रहे हैं इंग्लिश, समझ नहीं आ रहा मुझे। बच्चे हैं हिंदी वाले पढ़ रहे हैं इंग्लिश, मुझे कमेंट समझ ही नहीं आया क्या लिख रहे हो बेटा। और ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश में लिख रखा हो। देखो, मैं हर चीज की तुम्हें हिंदी भी बताती चल रही हूँ साथ के साथ। अब बेटा इनके नाम ही जब हिंदी में भी ऐसे ही हैं तो उसमें मैं क्या करूँ ये बताओ। ठीक है, मैसेज आ रहा है देवेंद्र आपका। हाँ, आज 2 घंटे की क्लास मैं सोच रही हूँ लेने की, 2 नहीं तो 1.5 की तो सोच ही रही हूँ। ठीक है, हाँ? एक लिंगी कैसे निषेचन करें हैं मैम? एक लिंगी कैसे निषेचन करें? निषेचन मतलब पोलिनेशन पूछ रहे हो, परागण कैसे करते हैं एक लिंगी? किसको पूछ रहे हो एक लिंगी कैसे परागण करते हैं? बेटा ये नर है और ये मादा है, नर के पास बन रहे हैं परागकण। ठीक है, परागकण। ये परागकण किसी भी माध्यम से, कोई कीड़ा ले जाए उड़ाकर, चमगादड़ ले जाए, पानी में गिर जाए, हवा उड़ाकर ले जाए, इस माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये पहुंचेंगे मादा के पास, यहाँ फिर होगा भाई परागण, फिर होगा निषेचन। समझ में आई ना बात? ठीक है दुर्गेश, तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होता है, मतलब किसी भी माध्यम से परागकणों को उड़ाकर मादा के पास भेजा जाता है, तब होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब आ जाओ आगे। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि आप लोगों का जो ये सत्य फल होते हैं ये किसके रूपांतरण से बनते हैं भाई? तो सत्य फल केवल अंडाशय रूपांतरण से बनते हैं, यानी ओवरी ही मॉडिफाई होकर पूरा फल बना देगी। ठीक, जैसे कि नारियल सत्य फल है, आम सत्य फल है, कीवी, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब सत्य फल की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये सब के सब अंडाशय रूपांतरण से बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक होते हैं फॉल्स फ्रूट, असत्य फल जिसको बोलते हो बेटा। असत्य फल ओवरी के साथ साथ, यानी ओवरी भी इनमें भी ओवरी होगी, लेकिन ओवरी के साथ साथ दूसरे भागों को भी लपेट लेंगे पेड़ के। तो अंडाशय के साथ पेड़ के यानी पादप के अन्य भागों में रूपांतरण से बने फल असत्य फल कहलाते हैं। तो आपको जहां भी स्टेटमेंट दिया हुआ हो
कि अंडाशय के साथ पेड़ के अन्य भागों से बने हुए जो फल है वो कैसे फल होते हैं। तो अंडाशय के साथ साथ पेड़ के दूसरे भागों को भी अपने साथ जो रूपांतरित करके फल बनाते हैं वो फल कहलाते हैं असत्य फल। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, आप स्ट्रॉबेरी के बारे में सुना होगा। मलबेरी, मलबेरी होती है शहतूत, पेड़ पर तुमने शहतूत खाए होंगे। ठीक है, एप्पल, सेब खाया होगा बेटा। पियर, नाशपाती खाई होगी। और पाइन एप्पल, अनानास का आपने खाया होगा। ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, फॉल्स फ्रूट। ठीक, ठीक है, चलो समझ में आई। अब देखो इधर अब देखो भाई, आगे बात करते हैं कि भाई एक बार फिर से सुन लो क्या होते हैं सत्य फल। जो केवल अंडाशय रूपांतरण से बने वो सत्य फल। जो अंडाशय के साथ साथ पादपों के दूसरे भागों से भी रूपांतरण कर जाएं या पादपों के दूसरे भागों के रूपांतरण से बने वो होते हैं असत्य फल। तो यहाँ केवल अंडाशय रूपांतरित होगा, यहाँ पर अंडाशय के साथ साथ पादप के अन्य भाग भी मॉडिफाई हो जाएंगे और फूल से फल का निर्माण कर देंगे। ऐसे फल कहलाते हैं असत्य फल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। शैलेश पूछ रहे हैं बादल क्यों गरजते हैं। बेटा बादल क्यों गरजते हैं ये आपको फिजिक्स वाले सर अच्छे से बताएंगे कि बिजली किस तरीके से आसमान की तरफ अट्रैक्ट होगी या धरती से कैसे तरंगे जाती हैं और बिजली में कन्वर्ट होती। समझ में आई। शहनाज हुसैन, बेटा आप कभी भी रिप्लाई नहीं करती, बहुत मिस करेंगे आपको हम लोग। अच्छा, इसलिए मिस करोगे कि क्या कभी भी रिप्लाई नहीं करती। बेटा मैं सब करवाऊंगी, सब मनीष सब होगा बेटा। अब आ जाओ। नहीं कल बायोलॉजी नहीं, आज बॉटनी खत्म है, फिर उसके बाद जो जूलॉजी के टॉपिक बच रहे हैं वो कराऊंगी। आ जाओ। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई सारी। चलो अब आ जाओ प्लांट टिश्यू के ऊपर बेटा। पादप ऊतक, अगला टॉपिक क्या है, पादप ऊतक। बेटा ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है। आप बताओगे स्टडी ऑफ टिश्यू होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों का अध्ययन भाई। ठीक है, हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी यानी कि ये जो ऊतक है इनकी खोज किसने करी, ऊतकों की डिस्कवरी किसने करी थी सबसे पहले। तो बिकेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऊतकों को खोजा था। किसने बेटा, बिकेट। बिकेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ऊतकों की करी थी खोज। क्या होते हैं ऊतक, तो ऊतक बेटा समान कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, समान कोशिकाओं का समूह, समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो समान कोशिकाओं का जो समूह है क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। अब सुनना मेरी बात, समझ आती हूं मैं आपको। ठीक है, एक बार फिर से सुनो भाई, आपको हम अब अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पादप ऊतक। ठीक है, पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। बेटा कभी आपको पूछे कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बताओगे हिस्टोलॉजी। ठीक है, फिर आपको पूछ ले कि ऊतकों की खोज किसने करी, आप बताओगे बिकेट नाम के साइंटिस्ट। क्लियर। फिर आपको पूछ ले कि ऊतक होते क्या हैं, आप बताओगे कि समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। अब देखो मैडम जी समान प्रकार की कोशिकाएं मतलब कैसे, तो देखो भाई आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं, हम लोग होते हैं, वो बहुकोशिकीय हैं। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, ये भाई ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, अलग अलग रंगों से मैं बनाकर दिखा रही हूँ, मतलब ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। अब इनमें से एक जैसी कोशिकाएं
यानी एक ही रंग की जो कोशिकाएं हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी। जैसे जितनी भी ये पिंक कलर की कोशिकाएं हैं ऐसे ये एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी और अपना एक ग्रुप बना लेंगी। वैसे ही इनके अंदर जो पीले रंग की कोशिकाएं हैं वो एक जैसी कोशिकाएं हैं, एक जैसी हैं, एक समान है, ये आ जाएंगी और अपना ग्रुप बना लेंगी। वैसे ही ये जो दूसरे लाइट अलग पीले रंग की कोशिकाएं हैं ये एक साथ आ जाएंगी ऐसे और अपना एक ग्रुप बना लेंगी, है ना। तो समान कोशिकाएं एक साथ आकर अपना ग्रुप बना लेती हैं और इसी ग्रुप को आप लोग बोलते हो टिश्यू। ये समूह ही क्या कहलाता है बेटा? टिश्यू। तो जब एक जैसी कोशिकाएं आकार में भी एक जैसी हो और काम भी उनका एक जैसा ही हो, तो जब ऐसी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उसी जुड़े हुए समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीवों के अंदर एक जैसी कोशिकाएं कार्य में भी समान हो और संरचना में भी समान हो, तो कार्य और संरचना में समान कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाती हैं और जुड़ने पर किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का निर्माण। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर? चलें अब आगे। समझ में आई ना बात? अब आगे बात कर रहे हैं बेटा। अब आप लोगों को पढ़ना है कि प्लांट्स में कितने तरीके के ऊतक होते हैं। तो भाई पादप ऊतकों की बात करें, प्लांट टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो पादपों में पाए जाते हैं 2 प्रकार के ऊतक। ठीक है, प्लांट में होते हैं 2 तरीके के ऊतक। कौन कौन से होते हैं बेटा? आप लोग बताओगे। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक यानी विभ्यजोतक। विभ्यजोतक, ठीक है। और दूसरे होते हैं बेटा परमानेंट। परमानेंट, इसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। तो पादपों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं बेटा। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, जिसको आप हिंदी में विभ्यजोतक बोलते हो, और एक होते हैं परमानेंट यानी स्थायी। बेटा ये विभ्यजोतक ऊतक जो होते हैं ना, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता यानी ये विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, इनमें विभाजन की क्षमता होती है बेटा। तो लिख लेना कैन डिविजिबल। डिविजिबल, कैन डिविजिबल। बेटा ये विभाजित हो सकते हैं, यानी अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, एक टिश्यू से दूसरा ऐसे करके बना सकते हैं, जबकि इनमें विभाजन की कैपेसिटी नहीं होती बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से पादप ऊतक हैं जो विभाजन नहीं कर सकते, तो आप बताओगे परमानेंट टिश्यू। ये फिक्स हो गए हैं, परमानेंट हो गए हैं, अब ये अपनी शेप को नहीं बदलेंगे, ना ही विभाजन करेंगे, लेकिन ये अभी बन रहे हैं तो धीरे धीरे विभाजित हो रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे देखो। ये जो विभ्यजोतक होते हैं इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है भाई? 3 पार्ट में। कौन कौन से? एक है एपिकल। एपिकल टिश्यू हिंदी में बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलेंगे शीर्ष ऊतक। शीर्ष ऊतक, ठीक है। दूसरे होते हैं बेटा इंटरनोड या इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जिसको बोलते हो मध्य ऊतक। मध्य ऊतक। और चौथे होते हैं बेटा लैटरल। लैटरल टिश्यू जिसको आप लोग बोलते हो पार्श्व ऊतक। आपको एग्जाम में पूछेगा कि शीर्ष ऊतक, मध्य ऊतक, पार्श्व ऊतक ये किस प्रकार के पादप ऊतक के भाग हैं, तो आप बताओगे ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक के पार्ट। समझ में आई बात? जल्दी से बताओ। समझ में आई बात? जल्दी बोलो। आज 10 दिन से बायो ऊपर ऊपर से जा रहा है बेटा। देखो मैंने पहले इसीलिए बॉटनी आपकी शुरू नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। और मैं बहुत एफर्ट लगाकर बहुत आराम से बहुत सरल तरीके में आपको चीज़ें पढ़ा रही हूँ। अभी भी कोई दिक्कत हो रही है बेटा तो फिर ये ऐसा मान लीजिए कि आपने कभी पहले बायो को पढ़ा नहीं है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, या ऐसा मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है जो मैं एक ही चीज़ को आपको कई कई बार तरीके से पढ़ा पाऊँ।
लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ बेटा आपको, कई कई बार बता रही हूँ चीज़ों को। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही स्पीड में चल रही हूँ, ठीक है? चीज़ों को कर रहे हैं हम फिर भी। विकेट क्या है मैम? विकेट बेटा, विकेट मतलब ठीक है? ऐसा बेटा मैंने पहले भी बोला है, अगर मुझे खत्म करनी होती बायो तो मैं अभी 5 दिन पहले कर देती। बात खत्म करने की नहीं है, बात है उन चीज़ों को पढ़ने की जो एग्ज़ाम में मिलेंगे, और वो अभी हमारी चीज़ें पढ़ी गई नहीं है, वो भी मुझे पढ़ानी है आपको। तो टेंशन ना लो बेटा, 2-3 दिन और चलेगी क्लास। टारगेट मेरा कल तक का है, तो कल नहीं तो परसों तक पूरी बायोलॉजी आपकी खत्म कर दूँगी मैं। टेंशन मत लो तुम, ठीक है? क्लियर बेटा? चलो अब आओ इधर पढ़ो जल्दी से। हाँ, कल से जीडी का क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ लेकिन सब समझ में आ रहा है मुकेश। बेटा समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों का हो सकता है नहीं आ सकता। तो बेटा आपको थोड़ा-सा कोशिश करना है समझने की चीज़ों को, ठीक है? अब देखो जैसे मैंने यहाँ बताया कि पादपों के अंदर 2 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, एक होते हैं परमानेंट, यानी स्थायी। बेटा मेरिस्टेमेटिक विभाजन कर सकते हैं, यानी कि एक टिश्यू से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे बना सकते हैं, जबकि ये नहीं बना सकते, इनका नाम ही परमानेंट है। भाई जो चीज़ परमानेंट हो गई, कभी उसे चेंज किया जा सकता है फिर? अगर किसी की परमानेंट जॉब लग गई तो उसे जॉब से निकाल सकते हैं क्या फिर? नहीं। जिनकी टेम्परेरी जॉब है, वो निकल सकते हैं। तो ये टेम्परेरी टिश्यू है ऐसा मान लो। ये है परमानेंट टिश्यू, ठीक है? अब इनमें इनके 3 टाइप होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। जबकि जो परमानेंट है, ये 2 भागों में बटे हुए हैं। ये 2 भागों में बटे हुए हैं। कौन-कौन से? सिंपल, जिसको आप बोलते हो सरल, और बेटा दूसरा है कॉम्प्लेक्स। भाई जब एक सिंपल है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स हो ही जाएगा, जटिल। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सरल और जटिल ये किस प्रकार के पादप ऊतकों के भाग हैं? तो सरल और जटिल ये आपके स्थायी ऊतक के भाग हैं, याद रखना। जबकि शीर्ष ऊतक, मध्य ऊतक, पार्श्व ऊतक ये किसके भाग हैं? ये मेरिस्टेमेटिक यानी विभेजोतक के पार्ट है। समझ में आ गई बात? चलो अब बेटा ये जो स्थायी ऊतक है ना आपके, इनको और भी आगे बांटा गया है। ये जो सिंपल टिश्यू है ना, इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। मैं पूरा चार्ट बनवा रही हूँ, सुन लो। ये सरल जो है ये 3 भागों में बट गए हैं। कौन कौन से पार्ट है सरल के? तो बेटा याद रखना, पहले मैं हिंदी में लिख देती हूँ, जिसको बोलते हैं मृदुल ऊतक। मृदुल ऊतक, पैरेन्काइमा बोलते हैं जिसको। दूसरा है बेटा स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक। कोलेनकाइमा बोलते हैं जिसको। और थर्ड है दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, जिसको स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों पार्ट होते हैं सिंपल का। और ये जो आप लोगों के कॉम्प्लेक्स हैं, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। बहुत देर से मैं पढ़ाती आ रही हूँ आपको, जाइलम और फ्लोएम। कई बार आपको मैंने ये नाम याद भी करा दिया होगा, जाइलम और फ्लोएम। जब हमने टेरिडोफाइटा पढ़े थे, ब्रायोफाइटा पढ़े थे, वहां बताए थे जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किसके भाग हैं? स्थायी ऊतक के भाग हैं। स्थायी में भी किसके भाग हैं? तो आप बताओगे जटिल ऊतकों के। तो जटिल ऊतक 2 हैं, जाइलम को बोलते हैं दारू हिंदी में, और फ्लोएम को बोलते हैं पोषवाह। पोषवाह, ठीक है? तो ये दारू और पोषवाह किसके भाग हैं? ये जटिल ऊतकों के भाग हैं। जटिल किसका भाग है? स्थायी का भाग है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। आप जो भी कमेंट सीन कर रहे हैं भाई और सिस्टर, प्लीज गिव मी आंसर सर और मैम। बेटा आंसर क्या दे ये तो बताओ। ये तो तुमने लिख दिया, आंसर क्या दें बताओ। आशुतोष बेटा शुक्रिया, आपने ये लिखा, लेकिन बताएं कि आपको ये बताओ। प्रद्युमन बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पादपों में पोषण कहाँ होता है? बेटा मैंने बताया ना, जड़ें भी पोषण का काम करती हैं, भोजन को संचित करती हैं, पत्तियां खाना बनाती हैं। एक बीज के अंदर जो पोषण मिलता है वो भ्रूण पोष से मिलता है। ठीक, सिंपल में 3 पर क्या लिखा है? स्थूल कोण बेटा, स्थूल कोण, स्थूल यानी कोलन काइमा,
ठीक है अतुल, क्या है बेटा आपका कमेंट, जल्दी बताओ। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि मेरिस्टेमेटिक के जो एपिकल टिश्यू हैं ये कहाँ होते हैं। तो चलो मैं तुम्हें पहले पिक्चर दिखा दूं। देखो इस फोटो को देखो, ठीक है, ये एक प्लांट है भाई, ठीक। अब इस प्लांट के अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये पूरा प्लांट है, ठीक। अब इसमें सबसे ऊपर की तरफ देख रहे हो यहाँ पर, भाई जब ये पौधा ग्रो करेगा तो इसमें जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है वहां नई नई पत्तियां आएंगी, और फिर नई पत्तियां आकर पौधा आगे को बढ़ेगा। यानी जब आप किसी पौधे को लगाते हो छोटा सा होता है, धीरे धीरे ऐसे वो ग्रोथ करता चलता है और बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके टॉप वाले रीजन पर यानी यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी शीर्ष वाले रीजन पर जहां से कोई पेड़ वृद्धि कर रहा है वहां पाए जाते हैं शीर्ष ऊतक। तो शीर्ष ऊतक क्या काम करते हैं, वृद्धि कराने का काम करते हैं। वृद्धि यानी ग्रोथ कराते हैं बेटा, देखो लिखा हुआ भी है एपिकल मेरिस्टेम्स कॉजेस प्राइमरी ग्रोथ। तो ये ग्रोथ कराते हैं बेटा पौधों को, समझ में आ गई बात। अब लेटरल कहाँ है, या जो जिसको आप लोग बोलते हो, पहले जो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंटर कैलरी कहाँ होते हैं। लेटरल तो तीसरा पार्ट था, बीच में आते हैं इंटर कैलरी। इंटर कैलरी टिश्यू कहाँ होते हैं भाई, जिसको आप मध्य ऊतक बोलते हो, मध्य ऊतक, ठीक है। मध्य ऊतक जो होते हैं प्यारे बच्चों, तो जब भी कोई पेड़ ग्रोथ करता है तो उसका जो तना होता है, तने के बीच बीच में आपने देखा होगा कि शाखाएं निकलती हैं ऐसे ऐसे। मान लीजिए यहाँ से ये तने की शाखाएं ऐसे निकलेंगी। कौन है जो कॉल किए जा रहा है, इधर देखो, तो यहाँ पे तना है, इस तने से यहाँ पे शाखा निकलेंगी, तो यहीं पर प्रेजेंट होंगे आपके इंटर कैलरी टिश्यू, यहीं पर प्रेजेंट होंगे इंटर कैलरी टिश्यू, ठीक है। एक तने से या एक पेड़ के अंदर जो शाखाएं निकलती हैं वो इंटर कैलरी या इंटर नोड, ठीक है। अब बेटा लेटरल की बात करते हैं। लेटरल यानी पार्श्व ऊतक, पार्श्व जो सबसे पीछे की तरफ तने में हो, ये कहाँ पाए जाते हैं, तने के अंदर, ठीक है। तो लिखा हुआ है कोजिस सेकेंडरी ग्रोथ बेटा, ये द्वितीयक वृद्धि करते हैं जो लेटरल टिश्यू होते हैं। अब द्वितीयक वृद्धि क्या होती है मैडम जी, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। आपके घर में, आपके गांव में कभी आपने देखा है कि पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है। पीपल, बरगद या कोई पेड़ जितना पुराना होता है उतना मोटा ही उसका तना होता चला जाता है। तो बेटा पेड़ का तना, एक पेड़ है उसने ऊंचाई में वृद्धि कर ली, एक निश्चित ऊंचाई तक वो पहुंच गया, लेंथ तो उसकी बढ़ गई, हाइट तो उसकी बढ़ गई, लेकिन उसमें अभी भी वृद्धि हो रही है। अब उसकी वृद्धि ऊंचाई में नहीं होगी, अब वो मोटाई में बढ़ना शुरू करेगा। तो एक तने का मोटाई में बढ़ना ही होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है कि भाई तने का मोटाई में बढ़ना, मोटाई में बढ़ना। तो जब कोई तना मोटाई में बढ़ता है बेटा, कोई पेड़ जितना पुराना होता है ना उसका तना उतना ही मोटा होता है। तुमने देखे होंगे आम का, बरगद का पेड़ जो पुराने पुराने कई कई साल के, उनके तने मोटे होते चले जाते हैं। तो तने में जो वृद्धि होती है किसी को, या तने का मोटाई में बढ़ना, यही कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन से टिश्यू करते हैं, पार्श्व ऊतक करते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से ऊतक हैं जो द्वितीयक वृद्धि करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, आप बता दोगे पार्श्व ऊतक। समझ में आ गई बात, क्लियर, आगे बढ़े भाई, क्लियर है बेटा, चले अब आगे, चलो आ जाओ। तो आपने एपिकल टिश्यूज के बारे में या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीनों टाइप पढ़ लिए। अब आ जाओ वापस अपने पॉइंट पर। तो इन तीनों से सिर्फ इतना ही याद करना है आपको। अब बात करते हैं परमानेंट की। बेटा परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इनमें सबसे पहले सिंपल की बात करते हैं। आओ सिंपल टिश्यू के बारे में लिख लो। सिंपल टिश्यू जो होते हैं, सरल, इनका सबसे पहला भाग है
इनका सबसे पहला पार्ट है बेटा मृदुल ऊतक। मृदुल ऊतक या इन्हीं को बोलते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, ठीक है बेटा। ये होते हैं कोमल ऊतक, ये कोमल ऊतक, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, कोमल ऊतक, तभी तो इनका नाम है मृदुल ऊतक। मृदुल मतलब सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बेटा, सॉफ्ट टिश्यू है ये प्लांट के अंदर। अब सॉफ्ट टिश्यू है तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा ये पत्तियों में होते हैं, ये पत्तियां मुलायम होती हैं, पत्तियों में होते हैं, ये जड़ों में होते हैं, ठीक है। तो पत्ती में, जड़ों में, फल में, इनमें और फूल में, पत्ती, जड़ और फूल इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। लीव्स में होते हैं ये, फ्रूट्स में होते हैं, फल फ्रूट्स में होते हैं और फ्लावर्स में होते हैं, यहाँ यहाँ पाए जाते हैं ये, ठीक है। और इनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। अंतरकोशिकीय अवकाश, अवकाश पाया जाता है बेटा। अब ये क्या होता है मैडम जी? अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, ये क्या है मैडम जी? तो देखो बच्चों, इसको पहले लिख लो, इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है। देखो शब्द को ध्यान से समझना। इंटर का मतलब बीच में, सेल्यूलर मतलब कोशिकाओं के, स्थान मतलब स्थान, इनकी कोशिकाओं के बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। मतलब ये एक कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे करके इनकी जो कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में तुम्हें खाली जगह मिलेगी। भाई ये रही देखो, जहां मैं व्हाइट व्हाइट कलर का वो चला रही हूँ, खाली खाली जगह है ना बीच में। तो आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ऊतक हैं जिनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। आप बताओगे ये जो मृदुल ऊतक है ना, इनकी कोशिकाएं थोड़ा दूर दूर होती हैं, एकदम से ऐसे नहीं है पास पास कोशिकाएं हैं, थोड़ा दूर दूर होती हैं, मतलब बीच में जगह होती है, खाली जगह होती है, इसी जगह को बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्लियर? ठीक है, आप अपना सिलेबस खत्म करवा के अपना काम निकालो, बाकी हम लोगों को समझ में आए या ना आए कोई मतलब नहीं। बेटा क्या वो सही रहेगा कि एक ही टॉपिक पर मैं पढ़ी रहूं और आपके समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ लगातार, मुझे बच्चों के कमेंट दिख रहे हैं कि मैम आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भाई मैं एक ही टॉपिक पर पढ़ी रहूं और स्लेब पेपर आ जाए, पेपर की डेट आ जाए, आपके चक्कर में दूसरे बच्चों का भी नुकसान हो जाए। फिर क्या ऐसा चाहते हो ये बताओ, अब बताओ। अब पता चला दाढ़ी इतनी मोटी क्यों है। अब ये बताओ क्या ये सही रहेगा? भाई जिन जिन भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, या जो एक आध बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आपको तो कोई मतलब नहीं, सिलेबस पूरा कर दो चाहे हमें समझ में आए या नहीं आए, तो क्या ये सही है कि मैं एक ही टॉपिक पर पेपर तक पढ़ी रहूं बेटा? और जो दूसरे बच्चे हैं जो थोड़ा एफर्ट दिखा रहे हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं उनका नुकसान कर दूं बेटा? ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है? बोलो क्या ये सही रहेगा? बोलो जल्दी से। बेटा वो आपके ऊपर है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं एक एक चीज को बहुत धीरे धीरे से पॉइंट टू पॉइंट आपको करके बता रही हूँ चीज। अगर आप कोशिश करें तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप कोशिश करें तो बिल्कुल समझ में आएगा। अ, अभी बेटा मैंने एग्जाम्पल दिए नहीं है, उदाहरण मैं आपको हिंदी में भी लिखवाती हूँ। तो ये तो मैंने बताया है कि यहाँ यहाँ होते हैं और वो मैंने आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती चल रही। ठीक बेटा, चलो। स्त्री में कौन सा हार्मोन होता है? बेटा मैं अभी आपकी बॉडी के हार्मोन आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। कल मैं यही कराऊंगी आपको, कल मैं जूलॉजी के सारे टॉपिक आपको खत्म कराऊंगी, आज बोटनी खत्म कर लो, ठीक। एग्जाम्पल हिंदी में लिखिए बेटा, मैंने इंग्लिश में तो कहीं नहीं लिखा।
इंग्लिश में तो मैंने कहीं भी एग्जाम्पल नहीं लिखा अभी तक, हिंदी में लिखी है सारी चीजें। चलो आओ आगे बात करो। तो बेटा इनके अंदर मृदुल ऊतकों में, इनको मृदुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूर दूर होती है इनकी कोशिकाएं और बीच में खाली खाली जगह होती है, उसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटरसेल्युलर स्पेस होता है इनके बीच। ठीक है, अब देखो ये मृदुल ऊतक जब पानी वाले पौधों में होते हैं, पानी वाले पादपों में, यानी कुछ पादप ऐसे हैं जो पानी में भी उगते हैं, तो पानी वाले पौधों में या जलीय पौधों में या एक्वेटिक प्लांट में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, उनमें जब ये ऊतक पाए जाएंगे तो इन ऊतकों को फिर पैरेन्काइमा नहीं बोला जाता। पानी वाले पौधों के अंदर जब मृदुल ऊतक पाए जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है एरनकाइमा, एरनकाइमा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एरनकाइमा। आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि मृदुल ऊतक जब जलीय पादपों के अंदर उपस्थित होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो मृदुल ऊतक जब जलीय पादपों के अंदर उपस्थित होते हैं तो इनको एरनकाइमा कहते हैं, फिर इनको पैरेन्काइमा नहीं बोलते, फिर इनको एरनकाइमा बोलते। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सुनते चलना चीजों को। भाई एरनकाइमा क्या है? पैरेन्काइमा का ही दूसरा नाम, लेकिन ये दूसरा नाम कहाँ लिया जाता है? ये जलीय पौधों के लिए लिया जाता है। तो पानी वाले पौधे जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनमें जब मृदुल ऊतक पाए जाएंगे तो उनको आप लोग पैरेन्काइमा नहीं बोलोगे, उनको तुम एरनकाइमा बोलो। क्लियर? चलें आगे भाई, अब आगे आ जाओ। तो मृदुल ऊतकों के बारे में इतना याद रख बेटा, ये जीवित ऊतक हैं, ये भी याद रखना। जीवित ऊतक होते हैं, जीवित ऊतक यानी कि लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू है। अब आगे बात कर रहे हैं, अब दूसरे पॉइंट पर चल रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या था भाई? कोलेनकाइमा या स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हो? स्थूल कोण का दूसरा नाम है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोलन। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा, ये जो कोलेनकाइमा होते हैं ना, इनके अंदर आपको पैक्टीन और सेल्यूलोज की परत पाई जाती है, पैक्टीन व सेल्यूलोज की परत। आपको पूछेगा कि कौन से पादप ऊतक हैं जिनमें पैक्टीन और सेल्यूलोज की परत होती है, तो इनमें होती है पैक्टीन और सेल्यूलोज की परत। ठीक है, पाई जाती है, तो ये बात भी याद रखना। ठीक है, पैक्टीन एंड सेल्यूलोज देयर आर प्रेजेंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है भाई? ये जो आप लोगों के कोलेनकाइमा होते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके तने में होते हैं, तना। ठीक है, स्टेम में होते हैं बेटा, तने में पाए जाते हैं। और ये आपकी ब्रांचेस में भी होते हैं, ब्रांचेस जो शाखाएं निकली हुई होती हैं, शाखाएं वहाँ होते हैं। क्या काम करते हैं बेटा? तो पादपों को यांत्रिक शक्ति देते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। भाई तने में है तो तना तो मजबूती दे रहा है पेड़ को, तो उस मजबूती को देने का काम यही करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो पादपों को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं? आप बता दोगे कोलेनकाइमा। और बेटा ये पादपों को लचीलापन भी देते हैं, लचीलापन, लचीलापन भी देते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी भी देते हैं बेटा। कई बार आंधी तूफान आता है ना, तो देखा होगा ऐसे पूरा पेड़ ऐसे गिर जाता है, फिर उड़ जाता है ऐसे, फिर गिर जाता है ऐसे। तो मतलब जो लचीलापन है, जो शाखाएं हैं उनमें जो लचीलापन है वो किसके कारण आ रहा है? इन्हीं टिश्यू ऊतकों के कारण आ रहा है। तो लचीलापन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि कौन से ऊतक पौधों को लचीलापन देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो कोलेनकाइमा।
चलें भाई आगे, बताओ जल्दी से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट, तीसरा ऊतक क्लैरन काइमा। क्लैरन काइमा यानी दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, ठीक है, दृढ़ ऊतक प्यारे बच्चों। आओ ये दृढ़ ऊतक क्या है बेटा? ये है निर्जीव टिश्यू, निर्जीव ऊतक, इनको बोलते हैं नॉन लिविंग टिश्यू। ये नॉन लिविंग टिश्यू है, नॉन लिविंग है बेटा ये, यानी मृत टिश्यू है ये, ऐसे भी लिख सकते हो मृत टिश्यू, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पादप ऊतक मृत ऊतक है, तो आप बता दोगे ये होते हैं भाई दृढ़ ऊतक मृत। अब इनमें लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन, लिग्निन पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि लिग्निन किस में पाया जाता है, इन्हीं में पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा में। लिग्निन एक तरीके का पदार्थ होता है, जैसे कि आपका पैक्टिन होता है, सेलुलोस होता है, वैसे लिग्निन होता है, तो ये पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा में। तो लिग्निन इज प्रेजेंट, लिग्निन इज प्रेजेंट, ठीक है भाई, लिग्निन प्रेजेंट होता है इनके अंदर, है ना। अब देखो आगे, अब ये ऊतक क्या काम करते हैं बेटा? तो ये ऊतक भी पौधों को सपोर्ट देते हैं, ये भी सपोर्ट, सहारा देते हैं, ठीक है, पौधों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये भी आपके तने में ही पाए जाते हैं, तना, कॉर्क, कॉर्क होती है ऐधा, ऐधा में पाए जाते हैं, कॉर्क में होते हैं, तने में होते हैं। अब कॉर्क क्या होती है मैडम जी? चलो तुम्हें कॉर्क दिखाती हूँ। देखो ये होती है भाई कॉर्क, देखो जब तुम किसी पेड़ को काटोगे, किसी पेड़ के तने को काटोगे, तो तुमने देखा है तने में, बड़े ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं से दिखाई देती है, इन्हीं को बोलते हैं बेटा कॉर्क या कैम्बियम। इन्हीं इन्हीं के अंदर आपको प्रेजेंट रहते हैं क्या? इन्हीं के अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, इन्हीं के अंदर प्रेजेंट रहते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। इस वाली पिक्चर को, पिक्चर जूम नहीं हो रही है, तो याद रखना भाई, जब किसी पेड़ को तुम लोग काटते हो, उसमें आपको ऐसे बार, छाल कई बार बोलते हो उसको, कि पेड़ की छाल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, उसी को बोलते हैं भाई जो कॉर्क बोलते हैं। तो ये कॉर्क के अंदर बनते हैं ये जो आपके टिश्यू, ठीक है। चलो, अब क्योंकि ये डेड टिश्यू है, क्योंकि ये मृत ऊतक होते हैं, इसीलिए इन ऊतकों से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। इन ऊतकों से रस्सियां बनाई जाती हैं, ठीक है, रोप्स, रस्सियां बनाई जाती हैं बेटा। टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, ठीक है, टूथ ब्रश बनाए जाते हैं इनसे, टूथ ब्रश बनते हैं, दांत साफ करने वाले जो ब्रश होते हैं, ठीक। इनसे खाट या चारपाई बनाई जाती है बेटा, चारपाई, ठीक है, कोट वगैरह जो होती है वो बनाई जाती है। और ये नारियल, आपने कभी नारियल देखा है? नारियल जब सूख जाता है, या नारियल पर जब आपने भूसे देखे होंगे, बहुत सारा छीलते हो जब नारियल, तो वो भी यही यही वाले टिश्यू होते हैं। तो लिख लेना नारियल की भूसी, नारियल की भूसी इसी का एग्जाम्पल होती है भाई। हस्क ऑफ कोकोनट बोलते हो जो, हस्क ऑफ कोकोनट, तो यही वाले ऊतक होते हैं जो आपके होते हैं क्लेरेन्काइमा। तो नारियल की भूसी, चारपाई, टूथब्रश, रस्सियां, इन सबको बनाने में कौन से पादप ऊतकों का यूज होता है? आप बताओगे दृढ़ ऊतक। ठीक, समझ में आ गई? क्लियर?
लिक्विड जैसा जो है वही होता है लिग्निन जो होता है, ये जो लिक्विड लिक्विड सा निकलता है। निर्जीव का मतलब ये है कि एक तरीके से डेड टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एकदम स्थायी हो चुके हैं, एकदम टफ हो चुके हैं। तो इनके अंदर ये लकड़ी, वुड वगैरह जो होती है, लकड़ी, इन्हीं टिश्यूओं से बेसिकली लकड़ी प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये लकड़ी ग्रीन नहीं होते, इनके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते, तो ये एकदम ड्राई स्टेज में पहुंच जाते हैं, एकदम सूखी अवस्था में। ये है कहने का मतलब, ठीक है। चलो अब आ जाओ, बस लास्ट सुन लो, इधर देखो। अब आप लोगों के क्या है, तीनों तो हो गए, अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल की, जटिल की बात कर रहे हैं बेटा। तो जटिल ऊतक जो होते हैं, इन जटिल ऊतकों के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि भाई दो तरीके के हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम प्यारे बच्चों, जो जाइलम है ये क्या काम करते हैं, ये जड़ों से जल और खनिज पदार्थों का, जड़ों से जल व खनिज पदार्थों को ऊपर तक लेके जाते हैं, पौधों तक, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। तो कभी आपको पूछे कि जड़ों से जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण कौन से ऊतक करते हैं, तो आप बताओगे जाइलम। क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द रूट्स। तो जड़ों से जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण कौन से टिश्यू करते हैं, जाइलम। और बेटा फ्लोएम क्या काम करते हैं, तो ये क्या काम कर रहे हैं, पत्तियों से, पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण, भोजन का स्थानांतरण, ठीक है। तो पत्तियां जो खाना बनाती हैं, मैंने आपको बताया था खाना बनाने की प्रक्रिया पत्तियों में होती है, तभी तो पत्तियों को किचन बोलते हैं। तो पत्तियों में जो खाना बन रहा है वो नीचे तक कैसे आ रहा है, पूरे पेड़ में नीचे तक कैसे आ रहा है, यही लेकर आते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो भाई जैसे एक तना है, ये आपका तना, पेड़ का तना, इसमें जड़ें हैं, जड़ों से नीचे की तरफ को ऐसे ऐसे जाते हैं जाइलम टिश्यू, ऐसे ऐसे ये जड़ों से पानी को ऊपर लेकर गए। और बेटा मान लीजिए ये तना है फिर से आपका, ऊपर से पत्तियों से वैसे नीचे की तरफ को आते हैं फ्लोएम टिश्यू, क्योंकि ये पूरे पेड़ के अंदर क्या करते हैं, पत्तियों से खाना नीचे लेकर आते हैं। समझ में आ गई बात। अब जाइलम और फ्लोएम के कुछ कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि जाइलम जो है इसके कौन कौन से भाग हैं, जाइलम के कौन कौन से भाग होते हैं आपको पूछ ले, तो बेटा जाइलम की कुछ संरचनाएं हैं, जैसे कि नंबर 1 पर याद रखना, वाहिका, वाहिका। दूसरे नंबर पर याद रखना वाहिनिकाएं, वाहिका वाहिनिकाएं। तीसरे नंबर पर याद रखना जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। और चौथे नंबर पर याद रखना जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं, वाहिका को बोलते हैं ट्रैकीड, ट्रैकीड्स और वेसल्स। ये किसके पार्ट होते हैं आपको पूछ ले, इंग्लिश में मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया। इसको बोलते हैं जाइलम तंतु, हिंदी में जाइलम तंतु, और इसको बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये चारों के चारों किसके भाग हैं, भाई आपको बस दो याद करने हैं। देखो यहाँ तो जाइलम जाइलम पहले ही आ रहा है, जाइलम जाइलम देखकर पहचान जाओगे कि जाइलम के ही भाग है। लेकिन ये दोनों ये जरूर याद कर लेना कि वाहिका और वाहिनिकाएं ये भी किसके भाग होते हैं, जाइलम के। जैसे कि भाई ये तना है, ये तना है, अब तने में जो जाइलम फैले हुए हैं, ऐसे ऐसे जो जाइलम फैले हुए हैं, पाइप जैसी संरचनाएं, इनके आधे आधे भाग, जैसे कि ये इसकी वाहिकाएं हो गई,
इन्हीं के साइड में ऐसे ऐसे चल रही हैं, ये वाहिनिकाएं हो गई। ऐसे ऐसे आधी आधी संरचनाएं होती हैं जो इनके नाम होते हैं भाई। तो जाइलम जो है ये ऐसी 4 संरचनाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, आ जाओ। वैसे ही आपको पूछेगा कि फ्लोएम कौन कौन सी संरचनाओं से मिलकर बना है, तो फ्लोएम में भी 4 संरचनाएं होती हैं। फ्लोएम में भी 4 संरचनाएं होती हैं भाई। कौन कौन सी संरचनाएं फ्लोएम में होती हैं? तो फ्लोएम की भी 2 याद करनी है, लिखवा 4 हो रही हूं। बेटा याद रखना, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब इसको बोलते हैं चालनी नलिका, चालनी नलिका इसका भाग है फ्लोएम का। दूसरे नंबर पर सहचर नलिका या कंपोनियन सेल, कंपोनियन सेल, कंपोनियन सेल यानी सहचर नलिका किसका भाग है? आप बताओगे फ्लोएम का भाग। तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा वही जो वहां था, फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा ये फ्लोएम की संरचनाएं होती हैं। और चौथा फ्लोएम, चौथा है फ्लोएम फाइबर, वही जो वहां पर था जाइलम फाइबर, क्या होता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर या तंतु। अब देखो इनमें से भी 2 याद करनी है भाई। यहां तो पहचान ही लोगे फ्लोएम, फ्लोएम देखकर कि फ्लोएम के पार्ट है। पहचानना कौन कौन है, सीव ट्यूब और कंपोनियन सेल, ये दोनों जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। ये दोनों किसका भाग है? तो आप बता दोगे फ्लोएम का भाग है। ठीक है, समझ में आ गई? वीडियो नहीं चल रही, क्या दिक्कत हो गई? अरे वीडियो चल रही है बेटा, बताओ। प्यारे बच्चों वीडियो चल रही है क्या? चल रही है बेटा क्लास तो? चल रही है ना? हाँ, तो अब ये हो गए आपके प्लांट टिश्यू भी कंप्लीट। लो ये हो गए प्लांट टिश्यू कंप्लीट। ठीक है, चलो तो अब देखो ये चारों भाग किसके हैं? ये चारों भाग होते हैं फ्लोएम के, चलनी नलिका और सहचर नलिका। किसके भाग हैं? एग्जाम में पूछ लेगा।